ठीक है बच्चों, जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोग ने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक को। और उसमें हम लोग ने कंसिस्टेंसी के बारे में जाना था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में या तो उसका नो सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। अब हमने बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, अगर छोटा सा रिवीजन ले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब हो गया दो, लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर वन, और टू वेरिएबल का मतलब हो गया, टू वेरिएबल का मतलब हो गया दो अननोन, जैसे कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। और एक और, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर है तो दो इक्वेशन होंगी एक्स वाई में। एक हो गया सपोज करो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इस तरह से हो गई ना, दो इक्वेशन है। राइट देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वन है इसकी भी, और दो अननोन है, इसमें भी हाईएस्ट पावर वन है इस पूरी इक्वेशन में, और दो अननोन है। इक्वेशन मतलब समझते हो, इक्वल का साइन हो और एल एच एस एंड आर एच एस का टर्म हो, उसे हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। अब हम जान गए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है। बेटा लास्ट टाइम पे हम लोग ने सीखा था, अगर ये दो इक्वेशन है हमारे पास, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आएगी, या इनफाइनाइट मैनी वैल्यू आएगी, या नो सोल्यूशन आएगा। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी हम लोग उसी को बोल रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब या कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता था यूनिक सोल्यूशन होना या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होना, लेकिन इनकंसिस्टेंट का मतलब होता था नो सोल्यूशन होना। अब जैसे कि हम बात करें कि कंसिस्टेंसी के लिए हमने बताया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, देन इट इज़ नो सोल्यूशन। if a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, then it is infinite many solution. If a1/a2 is not equal to b1/b2, then it is unique solution. a1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट यानी 1, b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट यानी कि 1, एंड c1 क्या होगा, हमने बताया था जब a1 b1 c1 लेते हैं तो सारी चीज़ों को उठा के LHS में ले आते हैं और RHS में ज़ीरो करते हैं। अगर कुछ भी हो LHS में ही लाना है, ये हमने बताया था आपको। जैसे अगर ऐसे लिखा हो x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तब भी हम ये पूरा LHS में ले आएंगे, -y -5 इक्वल टू ज़ीरो, यानी RHS में कुछ नहीं छोड़ना है। कुछ नहीं का मतलब ज़ीरो छोड़ना है, राइट। ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं। तो अब बात कर रहे थे हम लोग, फिर हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट यानी कि ये a1 होगा यानी 1, y का कोफिशिएंट यानी कि -1, एंड c1 b1 होगा -1 एंड c1 होगा -5। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि सब चीज़ों को LHS में ले आते थे। ये 2x प्लस 3y -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर जब पहली इक्वेशन में a1 b1 c1 नाम दिया, तो दूसरी इक्वेशन का a2 b2 c2 देंगे। तो a2 क्या होगा, x का कोफिशिएंट यानी 2 प्लस का, b2 क्या होगा, y का कोफिशिएंट यानी +3, एंड c2 हमारा क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा यानी -9। अब a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 निकाल के फिर चेक करते थे। ये हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था। हमने बताया था ये जो तरीका है ये सिर्फ आपका ये बताएगा कि वो यूनिक सोल्यूशन यानी उसका आंसर एक ही आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन यानी बहुत सारे एक्स वाई के वैल्यूज़ आएंगे, या नो सोल्यूशन यानी एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये बस बताया था, लेकिन निकालते कैसे ही हमने कहा था अगले टर्न पे बताएंगे। हमने बताया था कि आपके पास एक्स और वाई, जैसे हम बात करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही क्वेश्चन जो हमने लिया था, एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब हमने कहा कि कंसिस्टेंसी नहीं बताना है हमें, हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो जब भी फाइंड द वैल्यू या सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आएगा, ठीक है ना, तो हम लोग को चार मेथड मालूम होंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर सेकेंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद हमारा है ग्राफिकल, एंड लास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ बैठानी है कि जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में उस अननोन मतलब वो लीनियर इक्वेशन जिस अननोन के टर्म में एक्स वाई में ज़्यादातर होगी, लेकिन पी क्यू में भी हो सकती है, एस टी में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, कोई हम कह नहीं सकते, राइट। बस अननोन 2 होंगे और हाईएस्ट पावर 1 होगी, ये हम कह सकते हैं। क्या अननोन होंगे? ए टू जेड कुछ भी हो सकते हैं। मोस्टली एक्स वाई में होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं एक्स वाई में हो, एस टी में भी होगी। एनसीईआरटी बुक जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें एस टी में भी मिलेगी, पी क्यू में भी मिल सकती है, एक्स वाई में तो होगी ही ज़्यादातर। ओके, तो अभी हम सीखेंगे सबसे पहला मेथड। ये जो 4 मेथड आप देख रहे हो, चारों मेथड आपके एक्स और वाई यानी उस कह सकते हैं उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है, जो अननोन है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये 4 मेथड हैं। इन चारों मेथड से आंसर सेम आता है। आप चाहे जो से मेथड से उसको सॉल्व कर दो, यानी ये वाली इक्वेशन, राइट, किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा जाएगा सब्सटीट्यूशन तो सब्सटीट्यूशन ही से करना है, एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन ही से करना है, ग्राफिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो उसी से करना है। लेकिन कुछ ना कहा जाए जो आपको इन चारों में आसान लगे उससे सॉल्व करना, ठीक है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे सबसे बेहतर एलिमिनेशन मेथड लगता है, और मैं जानता हूँ कि आप लोग जब ये चारों मेथड सीख जाओगे तो आप भी एलिमिनेशन ही को सबसे ज़्यादा फॉलो करोगे, क्योंकि ईजी भी होता है और जल्दी भी होता है। और बोर्ड में 10th के बोर्ड में ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछा जाता है, ठीक है। सीखना आपको चारों है बेटा, सब्सटीट्यूशन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग सब्सटीट्यूशन को देखेंगे और सब्सटीट्यूशन से समझेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड, याद रखिएगा चारों मेथड किस लिए हैं? उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो पहली इक्वेशन का नाम क्या था? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये 3 है बेटा, साफ साफ देख लो। अब देखो सब्सटीट्यूशन मेथड क्या है। सब्सटीट्यूशन मेथड का मतलब है किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लो, आइदर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन मैंने बताया था इक्वल का साइन, एलएचएस आरएचएस टर्म, ये पूरा कंप्लीट टर्म हमारा क्या होगा? ये पूरा कंप्लीट टर्म हमारा इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है ना, और ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो किसी एक इक्वेशन को पहले सेलेक्ट कर लो जो आपको आसान लगे। तो फर्स्ट वाली में आसान लग रही थी, हमने एक्स प्लस वाई को सेलेक्ट कर लिया ठीक है। अब जब ये इक्वेशन को सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें किसी एक को सब्जेक्ट बना लो, एक्स या वाई में किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लो। सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू फाइंड करना है, मतलब उसको वहीं पे रोको, बाकी सबको आरएचएस में ट्रांसफर कर दो। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में वैल्यू निकालते थे सब्जेक्ट बना के, वैसे ही जैसे हमने सोचा एक्स को सब्जेक्ट बना लें, या वाई को भी बना सकते हो। एक्स को बना लेते हैं, चलो एक्स को यहीं रोकेंगे, बाकी वाई को उधर ट्रांसफर कर देंगे। वाई प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 5 माइनस वाई, यानी एक तरह से ट्रांसफर रूल लगा देंगे, जैसा मैंने आपको लीनियर इक्वेशन की सबसे पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर बच्चे भूल चुके हो इतने टाइम में तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देख लो, फिर सेकंड लेक्चर देख लो, और ये थर्ड लेक्चर को फिर देखो। आपने क्या करा, किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट किया, आइदर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को सेलेक्ट कर लिया तो फिर फर्स्ट को लिख दिया नीचे, फिर उसमें मौजूद एक्स वाई जो वेरिएबल होगा उनमें किसी एक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेंगे, आइदर एक्स और वाई। एक्स को सेलेक्ट किया तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना, मतलब सेलेक्ट करने का मतलब होता है मैथमेटिकल फॉर्म में बोलते हैं सब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट बना लिया तो मतलब उसको वहीं रोकेंगे, बाकी सब चीज़ें ट्रांसफर कर देंगे। तो वाई बचा, वाई को ट्रांसफर कर दिया, यानी एक्स की वैल्यू एक तरह से निकल आई 5 माइनस वाई। अब अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट करके उसमें सब्जेक्ट बनाया है तो जो वैल्यू निकली है, यानी जिसको सब्जेक्ट बनाया उसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करना। कहने का मतलब है अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट किया तो वहां से जिसको सब्जेक्ट बनाओगे उसकी वैल्यू सेकंड में पुट करोगे। अगर सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट किया तो उसमें बनाए हुए वेरिएबल जो सब्जेक्ट बनाओगे जिस वेरिएबल को, उसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट करोगे। यानी फर्स्ट को सेलेक्ट किया तो उसकी वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड को सेलेक्ट किया तो उसकी वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करेंगे। अब हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, अब ये एक्स की वैल्यू क्या है? 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स की जगह। तो इस पूरी इक्वेशन में एक्स कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? 5 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखते हैं 2, क्योंकि 2 के साथ एक्स पूरा मल्टीप्लाई था। अब एक्स की वैल्यू क्या है? 2 टर्म है, तो यानी कि 2 टर्म जब भी आते हैं तो ब्रैकेट आ जाता है 5 माइनस वाई, ओके, प्लस 3y वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 9 वैसे ही रहेगा। समझ में आया? क्योंकि हमने x, देखो यहाँ पे 2 किससे मल्टीप्लाई था? पूरे x के साथ। अब x की वैल्यू क्या है? 2 टर्म, तो 2 जो है वो इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? वो को उसको ब्रैकेट में कर लो। 2 या 2 से ज़्यादा टर्म, चाहे जितने टर्म हो सबको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब ये एक तो लीनियर इक्वेशन बन गई ना इन वन वेरिएबल। देखो
इस बॉक्स को देखो तो ये क्या हो गया, अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका मैंने अपनी लेक्चर 1 वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि अगर एक अननोन हो तो कुछ नहीं करना है, बस क्या दिखे ब्रैकेट अगर दिखे तो ब्रैकेट ओपन करो, फिर अननोन सारे सॉल्व करो। अननोन एक तरफ नोन एक तरफ वाली टेक्निक याद होगी, वो उस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन करना सबसे पहले बताया था, अगर ब्रैकेट कहीं दिख जाए तो 2 5 जा 10 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये y और ये y सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस और प्लस का y बचेगा, क्योंकि भाई 3 साइन 3 नंबर बड़ा है ना 2 से, प्लस माइनस 3 में 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि 3 का साइन बड़ा था प्लस, तो प्लस 1y और आपको मालूम होगा प्लस 1x या 1x या माइनस 1y का ये 1 नहीं लिखते हैं, ओके। और इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू निकालना है तो 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा 9 माइनस 10 इक्वल टू 10 में 9 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 10 का साइन बढ़ा था, तो बेटा y की वैल्यू कितनी निकल आई, y इक्वल टू -1, ओके। ये y की वैल्यू निकाल ली हम लोग ने। अब क्या करना है, यहाँ से y की जो वैल्यू निकलेगी या x की वैल्यू निकली या y की जिस भी अननोन की वैल्यू निकली, उस अननोन की वैल्यू उठा के आपके पास जो दो इक्वेशन थी उनमें किसी में भी पुट कर दो, आइदर फर्स्ट और सेकंड, उससे मतलब नहीं है। पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, किसी भी वैल्यू किसी भी अननोन की वैल्यू निकल जाए तो फिर उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब आप फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करके किसी अननोन को सब्जेक्ट बनाओगे तो वो अननोन की वैल्यू आपने जिस इक्वेशन को सेलेक्ट किया उसमें नहीं पुट करोगे, आप दूसरी में पुट करोगे। अगर दूसरी को सिलेक्ट किया तो पहले में पुट करोगे। बस इस बात को सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना। और जब आप किसी अननोन की वैल्यू निकाल लोगे तो उस अननोन की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। अब जो आसान लगे, हमें तो फर्स्ट ही आसान लग रही क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्स और वाई के पीछे लिखे नंबर नहीं मौजूद। तो वाई की वैल्यू -1 हमने यहाँ पुट कर दिया। देखो यहाँ पुट करके दिखाता हूँ। क्या इक्वेशन, वाई की वैल्यू कितनी -1 और x प्लस वाई इक्वल टू 5 हमारी इक्वेशन थी। वाई की जगह -1 पुट कर देंगे, प्लस तो था ही ये साइन और y की वैल्यू -1 है तो ब्रैकेट आ जाएगा, राइट। जब दो साइन साथ में होते हैं तो आगे वाले को ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस तो x -1 हो जाएगा इक्वल टू 5, ओके ना। x इज इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा तो 5 + 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, x की वैल्यू 6 आ रही है एंड y की वैल्यू -1 आ रही है। देखो x y की वैल्यू निकाल ली ना हम लोग ने। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2x + 3y इज इक्वल टू 8। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादातर इक्वेशन मैं कैसे देख रहा हूँ, अननोन जितने भी हैं जब सॉल्यूशन करेंगे, जब हम व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तब हम लोग x और y को ऑलवेज LHS में रख रहे हैं इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। अभी हम जब दूसरा एलिमिनेशन मेथड बताएंगे उसमें कहाँ रखेंगे वो भी बताएंगे जब ग्राफिकल, तो ये बात आपको ध्यान थोड़ी रखनी है। वैसे सारे मेथडों में एक्स वाई को ऑन LHS ही रखते हैं, बस एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जिसमें अननोन एक्स वाई को तो LHS में रखते हैं, साथ साथ कॉन्स्टेंट को भी LHS में रखते हैं। वो किस में, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो वो भी बहुत दूर है। अभी फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में मेरा कहना क्या करो, अननोन एक्स वाई को LHS में रखो, कॉन्स्टेंट को RHS में रखो, तो तुम्हें बेहतर रहेगा। जैसे सपोज करो एक इक्वेशन उन्होंने हमको दे दी 3x इज इक्वल टू y -9, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो हम सेकंड इक्वेशन की शक्ल को सही करेंगे। सारे अननोन कहाँ होने चाहिए, ऑन LHS, और कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो ये हमारा बेहतर इक्वेशन है ना। और फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो हमने नीचे लिख दी, 2x + 3y इज इक्वल टू 8, ओके। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लो, इस बार चलो सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लिखा नीचे हमने 2x + 3y, मतलब ये ना कहना सर आपने यहाँ पे तो पहले इक्वेशन इसको लिखा था, अब यहाँ सेकंड बोल लो। बेटा जैसे आप लिख दो ऊपर नीचे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अभी क्वेश्चन में मान लो इसको पहला इसको दूसरा दिया, कोई नाम थोड़ी ना उसने लिखा, उसने पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया। अब आपने उतारने में इसको पहले इसको बाद में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अब हम सेकंड बोले दे रहे हैं, कोई फर्स्ट बोले दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो समझाने के मायने में हम लोग इसको सेकंड बोल रहे हैं। तो हमने ये वाली इक्वेशन को सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब
आप समझ रहे हो, हमने ये वाली इक्वेशन को सेलेक्ट किया है, राइट। अब इसमें से सेलेक्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन में क्या था, किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करो, ये दो इक्वेशन थी ना हमारे पास, इन दोनों में किसी एक को सेलेक्ट करो, फिर उसमें किसी एक अननोन को सब्जेक्ट बनाओ, वाई को बनाए एक्स को बनाए। चलो इस बार वाई को बना लेते हैं। तो वाई को बनाएंगे तो पूरा वाई रोकेंगे ना, अभी 3 भी है उसके साथ मल्टीप्लाई, तो पूरा वाई जब रोकेंगे तो 3 भी उसके साथ रुकेगा। 2x उधर जाएगा, ट्रांसफर होगा 8 - 2x, एक साथ थोड़े ना 3 भी ट्रांसफर हो जाएगा, एक एक करके होगा। जिस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में अननोन एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, उसी तरह से अगर एक्स में लीनियर इक्वेशन है तो एक्स की वैल्यू, वाई में है तो वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले 2x को ट्रांसफर किया, अब 3 ट्रांसफर होगा, तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा 8 - 2x अपॉन 3। ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये सारी बातें बताई हैं, तो अगर नहीं आ रही हैं समझ में तो एक बार वहाँ देख लीजिएगा वीडियो। अब y की वैल्यू निकालिए बेटा, हमने किस इक्वेशन को सेलेक्ट किया था, सेकेंड वाली को, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, सेकेंड वाली को सेलेक्ट किया, फिर उसमें y को सब्जेक्ट बनाया। ओके, अगर हमने सेकेंड वाली को सेलेक्ट करके किसी वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू निकाली तो हम कहाँ पुट करेंगे, बताया था ना। अगर सेकेंड वाली को सेलेक्ट किया तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली को सेलेक्ट किया तो सेकेंड में पुट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो हमने सेकेंड वाली को सेलेक्ट करा, अब किसी भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लो, उससे मतलब नहीं है। सेकेंड इक्वेशन को सेलेक्ट किया, किसी भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम फर्स्ट में पुट करेंगे। बस ये ध्यान रखना, अगर सेकेंड को सेलेक्ट किया तो उसमें वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करना है, फर्स्ट को सेलेक्ट किया तो सेकेंड में पुट करना है। तो हमने सेकेंड वाली को सेलेक्ट किया तो जहाँ को सेलेक्ट किया वहाँ नहीं पुट करेंगे, दूसरी वाले में पुट करेंगे, यानी 3x - y में। तो यहाँ लिख लिया इक्वेशन 3x - y = -9। अब इस y की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पूरा नंबर, तो ये जाएगा 3x - 8 - 2x होल अपॉन 3 = -9। अब ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब आपको याद होगा फ्रैक्शन जब भी आता था तो क्या लेते थे, एलसीएम। 3 एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 है, 1 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9x हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब ये माइनस आ गया, 3 1 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस साइन के आगे जब एक से ज़्यादा टर्म आते हैं तो वो ब्रैकेट आ जाता है। अभी तो माइनस साइन के आगे ये पूरा एक टर्म था, क्यों, क्योंकि पूरे में डिवाइड था। जब ये पूरे डिवाइड नीचे लाइन पे लगा, यानी इन दोनों पे डिवाइड आया, तो माइनस साइन इस डिवाइड के अंदर आ गया। माइनस साइन देखो अभी डिवाइड से दूर है ना, और जब पूरे में लाइन खिंच गई तो ये माइनस साइन डिवाइड के दायरे में आ गया। तो इसका मतलब ये माइनस के आगे 2 टर्म दिखने लगे उसे, तो यहाँ पे 2 टर्म आ गए। माइनस साइन एंटर कराएंगे तो 9x - 8, माइनस साइन एंटर होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। 8 प्लस का था माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 2x हो जाएगा, होल अपॉन 3। ये सब चीज़ों को याद रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं ये सब चीज़ों की, खासतौर पे यहाँ पे जो मैंने किया कि जब 3 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे तो बढ़िया मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये माइनस साइन के आगे 2 टर्म या 3 टर्म होते हैं तो वो ब्रैकेट नहीं लगाते, वो सीधे माइनस लगा देते हैं। ये बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, इसको समझ लो कि अगर माइनस साइन है और डिवाइड का साइन माइनस के नीचे नहीं है तो जब एलसीएम लेओगे तो ये माइनस साइन डिवाइड के नीचे आ गया तो आगे टर्म में ब्रैकेट आ जाएगा। अगर एक टर्म है तो ना लगाना, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है तो लगाना। अब x वाला सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, 11x - 8 अपॉन 3 = -9। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हो एक एक टर्म में होता है, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 इधर आएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 9 3 27 हो जाएगा। फिर आपको मालूम है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 8 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र रूल लगेगा यहाँ पे, तो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में अपने। ठीक है, ये हो जाएगा 11x। ठीक है बेटा, अब 27 में अगर हम लोग 8 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, अगर आप 27 में 8 को माइनस करते हो, ठीक है ना, तो कितना बचेगा, 17, 8 गया 9 और 1 19 माइनस का, फिर x की वैल्यू इधर से 11 आएगा, -19 अपॉन 11 हो जाएगा। फिर मैंने बताया था जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, x या y किसी की भी वैल्यू आ जाए, तो उस वैल्यू को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आइदर फर्स्ट और सेकंड, उससे कोई मतलब नहीं है, जो आसान लगे उसमें पुट करो। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन थी ना, है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, y की आ जाएगी, या यहाँ x की वैल्यू डाल दो, y की आ जाएगी। तो हमने सोचा यहाँ डाल दो, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है। तो जहाँ मेरा कहना है आसान वो होती है जहाँ x y के कोफिशिएंट 1 हो, या किसी एक x या y में किसी एक का कोफिशिएंट 1 हो, तो वहाँ बेहतर रहता है। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ x की वैल्यू -19, यानी कि 3 × x की जगह कितना पुट कर रहे हैं, -19। और हाँ, लैंग्वेज ज़रूर लिखना। अब लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो भी बता देते हैं। अब इसके आगे सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज ऐसे लिखते हैं जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट सेलेक्ट इक्वेशन सेकेंड, राइट, ये इक्वेशन पूरा लिखना। ठीक है, सॉल्व और y की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ पे निकली y की वैल्यू, यहाँ निकली है ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट द
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन। अब y की वैल्यू किस में पुट किया हमने, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकल ली, तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो बता चुके हैं है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया एंड x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के बाद मैंने कहा था किसी वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए तो फिर आप किसी में भी पुट कर सकते हो, आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड। अब यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे किस में पुट किया है, फर्स्ट में, तो 1 लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल से y है ना, y की वैल्यू निकल आएगी, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप मुझको आंसर बताओगे। अब ये वही बच्चे बता पाएंगे जो पूरा वीडियो को देखेंगे, ठीक है, जो आधी वीडियो देखेंगे वो नहीं बता पाएंगे, मैं ग्रुप पे पूछूंगा ज़रूर। तो इसका आंसर आप लोग मुझे निकाल के बताएंगे कि क्या आएगा। तो आज आप लोग ने देखा कि मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को बताया है और किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व होगा वो बताया, ठीक है। आज मैं आपको इसी के साथ साथ एक्सरसाइज एक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सब्स्टिट्यूशन पे बेस हैं। इसमें करीब 6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिए गए हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये सारी लगानी है बेटा। आज फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टर्न पे एलिमिनेशन बताऊंगा, मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाऊंगा क्योंकि कन्फ्यूज़ ना हो जाओ बच्चे, ये सब चीज़ों में ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो तो बेहतर है, क्योंकि आराम से इस मेथड को समझो, क्योंकि ये मेथड बहुत दूर तक जाएंगे। जो बच्चे आगे भी मैथ लेना चाह रहे हैं 11th-12th में, उनके लिए तो लीनियर इक्वेशन वगैरह में कभी कभी कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगती है। तो मैं चाह रहा हूँ 10th में आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी कर दूँ, ताकि 11th में जब आप मैथ्स लो, जो बच्चे मैथ्स लेने की सोचें तो उनको कोई दिक्कत ना हो। बेस अच्छा होगा तो आगे चल के मैथ्स अच्छी रहेगी, वरना मैथ्स में घबराना तो बच्चे की आदत हो जाती है, क्योंकि बेस अच्छा नहीं होता है। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन अच्छे से लगाइए और मुझसे पूछिए वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड की नॉलेज दूंगा अच्छे से, और वो मेथड बहुत अच्छा है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मेरा कहना है जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए अपना अप्लाई करना, जब क्वेश्चन में कहा जाएगा आप अप्लाई करना तब। लेकिन आने चारों मेथड चाहिए, लेकिन अप्लाई तब करेंगे ये वाला मेथड जब कहा जाए मेरे हिसाब से। अब आपको अगर सब्स्टिट्यूशन आसान लगता है तो बेटा उसमें हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी राय दे सकते हैं कि हमारे हिसाब से एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ज़्यादा बेहतर मेथड है और सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन। लेकिन जब तक मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से अगर पूछो तो मेरे को कहना है कि जब तक कहा ना जाए सब्स्टिट्यूशन ना लगाना, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड तो और ही ज़्यादा लंबा मेथड है, लेंदी मेथड है, ठीक है। ये सब मेथड ऐसे होते हैं, मैं आपको बताता भी चलूँगा हर मेथड में कि कौन सा मेथड कैसा है। जैसे सब्स्टिट्यूशन को मैंने बता दिया, जब तक कहा ना जाए तब तक ना लगाना। एलिमिनेशन मेथड मैं बताऊंगा, वो बहुत बेहतर मेथड है। तो बेटा आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, और मैं एक्सरसाइज की फ़ोटो भी सेंड कर दे रहा हूँ आपको। आप एक्सरसाइज लगाइए, जो वो क्वेश्चन ना है वो मुझसे पूछिए। थैंक यू।